आज से 6 महीने पहले मेरे पास एक मेल आता है और मेल को पढ़ के मैं सरप्राइज था क्योंकि मेल था रोहित का और उसने बताया कि 60% से ज्यादा उसका पोर्टफोलियो डाउन है। मेरा सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन था उनसे कि भाई ये कंपनी खरीदी तो खरीदी क्यों, और उनका आंसर एक्सपेक्टेड था कि किसी ने मुझे बता दिया था। और लॉस होना ऑलमोस्ट तय होता है बिकॉज कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है कि हमने वो कंपनी क्यों खरीदी। किसी ने बोला हमने ले ली, लेकिन उसके बाद मैंने वॉरेन बफे की एक वीडियो भेजी रोहित को और आज की डेट में उसके पोर्टफोलियो की पूरी शक्ल बदली हुई है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 स्टेप सॉल्यूशन बताऊंगा जो कि वॉरेन बफे अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज के अंदर कहते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि स्टॉक के नाम मैटर करते ही नहीं है। सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग रिस्क और रिवॉर्ड, दूसरा है इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी और थीसिस, तीसरा है कि कौन सी कंपनीज हम चूज करेंगे, उसके पीछे के लॉजिक क्या होंगे। सबसे पहले समझते हैं रिस्क और रिवॉर्ड, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग इस पार्ट को स्किप करते हैं और लॉस करते हैं। सबसे पहला है वैल्यूएशन। जब भी आप किसी बिजनेस को बाय करते हो तो एक सही वैल्यूएशन या फिर फेयरली वैल्यूड कंपनी होनी चाहिए, अदरवाइज जो लॉस होने के चांसेस हैं ये बढ़ जाते हैं। सेकंड है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। अगर आप किसी कंपनी का बिजनेस नहीं समझते तो उसके स्टॉक खरीदने से 200 कोस दूर रहो। थर्ड है रिस्क रिवॉर्ड। मेरा ये रूल कहता है कि अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो कंपनी मेरी बाइंग प्राइस से 30% से ज्यादा टूट गई, मैं वहां पर लॉस बुक करूंगा, कहीं और इन्वेस्ट करूंगा। देखो स्टॉक मार्केट का एक सिंपल सा रूल है, कोई चीज कितनी गिरेगी किसी को नहीं पता, कोई चीज कितनी बढ़ेगी किसी को नहीं पता। फोर्थ है हर महीने आपको यह देखना है कि उस कंपनी से रिलेटेड क्या न्यूज आ रही है, क्या पॉजिटिव न्यूज है, क्या नेगेटिव न्यूज है, ताकि कोई रेड साइन दिखे तो एग्जिट कर पाओ। पांचवा है लॉस बुक करना सीखो। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टेड हो और वो जो कंपनी है उसका बिजनेस मॉडल खत्म हो गया है या मैनेजमेंट में कोई भी रिस्क दिख रहा है, लॉस बुक करो, कहीं और मूव करो। देखो स्टॉक मार्केट के अंदर रिटर्न मैटर करते हैं, कहां से बन रहे हैं वो मैटर नहीं करता। मतलब अगर आपको 30% का लॉस हो रहा है तो जरूरी नहीं है वही स्टॉक आपको रिकवर करके देगा, जरूरी ये है कि रिकवर होना चाहिए। कौन सा स्टॉक करके देगा इससे फर्क नहीं पड़ता। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, प्लीज पॉज करके पढ़ना, अदरवाइज जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। अब बात करेंगे स्टेप 2 की, और इसके बिना ये स्ट्रेटेजी अधूरी रहेगी। हम कैसे अच्छे स्टॉक्स ढूंढेंगे, क्या बिजनेस मॉडल है, कौन से स्टॉक ऐड करेंगे, कौन से स्टॉक रिमूव करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, क्यों रिमूव करेंगे, क्वालिटी स्टॉक कैसे ढूंढते हैं, और जो स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे उसको टेस्ट करेंगे शार्पली के ऊपर। यहां पे आप 10 साल 15 साल तक के डेटा के ऊपर अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो पास्ट में कैसे परफॉर्म करती है। लेकिन सबसे पहले पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं ये सीखते हैं, उसके बाद सीखेंगे बैक टेस्ट कैसे करेंगे और क्या पोटेंशियल है उसके अंदर। अब आते हैं स्टेप 3 के ऊपर और यहां पे पोर्टफोलियो डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टारगेट है कि 50% के आसपास हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे, 25 से 30% के आसपास हम मिड कैप में इन्वेस्ट करेंगे और बचा हुआ जो पैसा है इससे हम एडवेंचर करेंगे, मतलब ग्रोथ सेक्टर के अंदर यहां पे हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सेक्टर है हमारा, उसके बिना आपकी एक नॉर्मल जिंदगी चल नहीं सकती। जब भी कोई देश ग्रो कर रहा होता है तो उसका जो बैंकिंग सेक्टर होता है वो स्ट्रांग होना जरूरी है। और इस सेक्टर के अंदर मैं 2 स्टॉक चूज करने वाला हूं अपने पोर्टफोलियो के लिए। सबसे पहला है SBI, जिसको हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, और इस बैंक का मोट है कि जब भी आप इस बैंक में जाओगे तो आपको लंच टाइम मिलेगा। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। दूसरी बैंक है हमारी ICICI बैंक। अब जो ICICI बैंक है जिसने रिसेंट ईयर्स के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को काफी इंप्रूव किया है, और ICICI बैंक ने अपने आप को एक प्रीमियम सेक्टर की साइड पुश किया है, जहां पर ये मिनिमम बैलेंस को काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब जो कासा रेशियो है उसको इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। काफी सारे लोग बोल सकते हैं कि यार HDFC बैंक हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि रिसेंटली HDFC बैंक में काफी सारे इशू हैं। तो जैसे मैंने बोला, किसी भी कंपनी में अगर मैनेजमेंट इशू है तो हम उससे एज ऑफ नाउ तो दूर रहने वाले, फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे। अब बात करते हैं अपने दूसरे सेक्टर की जिसमें डिमांड काफी ज्यादा हाई है। अब देखो जो हमारी जेनजी जनरेशन है वो लोन लेकर के ट्रिप कर रही है, वो लोन लेकर के मोबाइल खरीद रही है, वो लोन लेकर के डिनर तक पे जा रही है, वो लोन लेकर के शादी कर रही है। अब इन सारी चीजों के लिए जो बैंक है ये थोड़े कॉशियस होते हैं, ये इन्हें लोन देते नहीं है। तो इन जरूरतों को पूरी करने आता है NBFC सेक्टर, जिसको हम कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर। अब इसके अंदर हमारी पहली कंपनी है बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस के बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट NBFC कंपनी है इंडिया के अंदर, और इनका जो NPA रेशियो है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। मतलब क्या है कि जितना पैसा ये लोन पे देते हैं ये रिटर्न भी ला पाते हैं, तो इसलिए NPA इनके ज्यादातर केसेस में कम रहते हैं। दूसरी कंपनी जो पोर्टफोलियो के लिए चूज करी है उसका नाम है मुथूट फाइनेंस। अब मुथूट फाइनेंस इंडिया की बिगेस्ट गोल्ड लोन देने वाली कंपनी है। अब इंडिया के घरों के अंदर सोना होना बहुत नॉर्मल है क्योंकि हमारे कल्चर का पार्ट है, और इसी वजह से जो गोल्ड लोन की डिमांड है ये बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है? अगर आप देखोगे
हमारी जीडीपी के नंबर थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब मार्केट थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है, तो लोग अपना सोने को गिरवी रख करके अपना काम चलाते हैं। और इसी वजह से न्यूज के अंदर एक बड़ी बड़ी हेडलाइन छपी है कि भाई लोगों ने गोल्ड लोन लेना शुरू कर दिया है। इसी सेक्टर में हमारी अगली कंपनी है जिसका नाम है श्रीराम फाइनेंस। सेकंड हैंड व्हीकल को ये फाइनेंस करती है और रीसेंट कमेंट्री भी ये हुई थी कि अब ये न्यू व्हीकल को भी फाइनेंस करने में जाने वाली है। तो यहां पर भी जो व्हीकल फाइनेंस है, एक तरीके से सिक्योर लोन हम मान सकते हैं, और ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट एनबीएफसी कंपनी है अपने सेक्टर के अंदर। हमारी जो अगली कंपनी है इसका नाम है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। ये इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट एनबीएफसी कंपनी है और ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। इनके भी जो एनपीए हैं ये काफी ज्यादा कम रहते हैं। साउथ इंडिया के अंदर इनके जो ब्रांचेस हैं ये काफी ज्यादा है, और जो बजाज फाइनेंस है ये मेनली नॉर्थ इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। और ये जो कंपनी है ये एक अम्ब्रेला की तरह काम करती है क्योंकि इसकी सब्सिडरी काफी ज्यादा है। अब हमारा जो तीसरा सेक्टर है इसकी डिमांड इंडिया के अंदर काफी ज्यादा है और सरकार ने बोला है प्लीज ये लेना बंद कर दो, और मैं बात कर रहा हूं ज्वेलरी सेक्टर की। इंडिया के अंदर जो ज्वेलरी है वो ट्रेडिशन का हिस्सा है, हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड कितना भी महंगा हो जाए, ज्वेलरी की डिमांड एज ऑफ नाउ तो कहीं नहीं जा रही। और रिसेंट ये जो सेक्टर है काफी बड़े टर्बुलेंस से गुजर रहा है क्योंकि जो गोल्ड होता है वो हम इंपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने मना करा है कि गोल्ड मत खरीदो, इसलिए टैक्सेस बढ़ा दिए, और इसी वजह से जो सेक्टर है इसमें अच्छा खासा क्रैश आ चुका है। और इसके अंदर जो सबसे पहली कंपनी है इसका नाम है टाइटन कंपनी। ये वॉचेस बनाती है, ज्वेलरी बनाती है और बाहर की कंपनियों के साथ टाई अप करके टाइटन के शोरूम में उनके प्रोडक्ट भी बेचती है। हमारी जो दूसरी कंपनी है इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ज्वेलरी कंपनी है और इसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स। रिसेंटली इसके ऊपर भी स्कैम के एलिगेशन लगे थे लेकिन कोई भी चीज प्रूफ नहीं हो पाई, और इस समय पे ये जो स्टॉक है ये अच्छा खासा क्रैश हो चुका है। तो मेरे हिसाब से बिजनेस को देख करके वैल्यूएशन इस समय पे तो थोड़ी जस्टिफाइबल लग रही है। अब बात करते हैं अपने फोर्थ सेगमेंट की, और ये सबसे हेटेड सेगमेंट होने वाला है। ऐसा मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि इस समय पे ये जो कंपनीज हैं ये अच्छा खासा क्रैश हो चुकी हैं और लोगों का भरोसा ही उठ चुका है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, पराग पारेख म्यूचुअल फंड ने इस इंडस्ट्री के अंदर अपना जो स्टेक है उसको रिसेंटली बढ़ाया है, और मैं बात कर रहा हूं इंडियन आईटी कंपनीज की। हाँ मुझे पता है आप बोलोगे एआई आ गया है वो डिसरप्ट कर देगा, लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। रिसेंटली एआई बबल की बात होना शुरू हो चुकी है और काफी सारी कंपनीज दोबारा से ह्यूमंस को हायर कर रही हैं क्योंकि जो उनकी टोकन की कॉस्ट है वो ह्यूमन की कॉस्ट से ज्यादा हो चुकी है। हाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ा है लेकिन टेक्नोलॉजी अभी इतनी सस्ती नहीं है। इवन एआई का बबल बर्स्ट हो भी जाए तो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कहीं नहीं जा रहा, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि यार एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, डेटा सेंटर का क्या होगा, सेमीकंडक्टर का क्या होगा, ये सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। लेकिन इंडियन आईटी कंपनीज के जो नेगोशिएशन चल रहे हैं वो अब वापस से ऑन टेबल आएंगे क्योंकि लोगों को ये पता चल गया है, कंपनीज को ये पता चल गया है कि पूरी तरीके से ह्यूमन को रिप्लेस एआई एज ऑफ नाउ तो नहीं कर सकता। और इस सेक्टर के अंदर मेरी वॉच लिस्ट के अंदर 3 कंपनीज हैं। पहली कंपनी है कोफोर्ज। कोफोर्ज एक मिड कैप कैटेगरी की आईटी कंपनी है और इस समय पे अच्छे खासे करेक्शन से जा रही है। और ये जो कंपनी है ये टिपिकल आईटी कंपनी है लेकिन डेटा सेंटर के अंदर भी काम कर रही है। धीरे धीरे करके ऐसी न्यूज भी आनी शुरू हो चुकी है। सेकंड कंपनी जो मेरे वॉच लिस्ट में है उसका नाम है केपीआईटी। हाँ काफी सारे लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं होगी क्योंकि 60% से ज्यादा ये क्रैश हो चुकी है। लेकिन ये क्रैश क्यों हुई थी? क्योंकि जो इनके रेवेन्यूज थे वो लगातार गिर रहे थे, जो इनकी प्रोजेक्शन थी वो धीरे धीरे करके कम हुई थी। लेकिन जो Q4 के रिजल्ट आए और जो मैनेजमेंट में पॉजिटिविटी दिखी इस क्वार्टर के अंदर वो काफी ज्यादा हेल्दी दिखती है और वैल्यूएशन जो कि एक बड़ा रेड साइन था वो भी कम होते हुए दिखा। और इसी के अंदर जो थर्ड कंपनी मेरी वॉच लिस्ट में है वो है परसिस्टेंट सिस्टम। ये एआई और टिपिकल आईटी सर्विसेज के अंदर काम कर रही है, डेटा सेंटर के अंदर काम कर रही है, एआई ट्रेनिंग के अंदर काम कर रही है और ये भी मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। मतलब क्या है, जो पिवट करना है इन कंपनीज के लिए वो टीसीएस इन्फोसिस से रिलेटिवली इजी होने वाला है। तो एआई प्ले कैसे होगा इसका एक मेजर इंपैक्ट यहां पर आ सकता है, तो कॉशियस रहना यहां पर जरूरी है। तो वॉच लिस्ट में रखा है, बाकी आगे देखेंगे। अगला सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी डिमांड इंडिया में नहीं पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है और इसकी जो सप्लाई है ये लिमिटेड है। और इनको जो यूज करते हैं, जो भी इस सेक्टर के अंदर इन कंपनीज के अंदर जाते हैं, जो कस्टमर होते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं यहां पर कॉम्प्रोमाइज करूं। इवन इनके जो कस्टमर्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई ज्यादा पैसा ले लो लेकिन जो मेरी सर्विस है उसको अच्छा रखना। और मैं बात कर रहा हूं हॉस्पिटल सेक्टर की, क्योंकि जब भी किसी घर के अंदर बीमारी आती है तो सबसे पहला जो उसका आंसर होता है कि मेरे पेशेंट को सही कर दो, पैसे मैं मैनेज कर लूंगा, कहां से लाऊंगा। इसीलिए काफी सारे मिडिल क्लास लोग लोअर मिडिल क्लास के अंदर शिफ्ट हो गए क्योंकि इंश्योरेंस की कॉस्ट काफी ज्यादा है। ज्यादातर लोग इंश्योरेंस लेते भी नहीं, तो हॉस्पिटल के बिल को मैनेज करना मुश्किल है। और यहां पे हॉस्पिटल के पास बहुत बड़ी प्राइसिंग पावर है क्योंकि अगर आप यहां पर बेड नहीं लोगे तो कोई दूसरा बंदा लाइन में खड़ा हुआ है। इसी वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है इस हॉस्पिटल सेक्टर को काफी ज्यादा सीरियस तरीके से ले रही है और यहां
यहाँ पे काफी ज्यादा इन्वेस्ट भी कर रही है। और इस सेक्टर के अंदर मेरी दो सबसे बड़ी पिक होने वाली है जिनके पास ज्यादा प्राइसिंग पावर है। पहली है अपोलो हॉस्पिटल जो कि इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल चेन है। सेकंड है मैक्स हेल्थ केयर जो कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है। इसके अंदर जो बेड काउंट है इसको भी बढ़ाने की बात की जा रही है और गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है। अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट के बारे में, क्योंकि इंडिया के अंदर इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों दबा करके बढ़ रहे हैं और इन सबको केटर करने के लिए हमें कुछ बिजनेसेस चाहिए। मतलब है कि अगर स्टॉक मार्केट ग्रो करती रहेगी तो ये जो बिजनेसेस हैं ये लॉन्ग टर्म में कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट क्रैश करती है, इन्वेस्टर का भरोसा उठ जाता है, तो ये जो सेक्टर है ये काफी तेजी से गिर सकता है। तो इसी वजह से ये सारे के सारे जो बिजनेस हैं ये स्टॉक मार्केट लिंक हैं। सबसे पहली कंपनी जो हमारे वॉच लिस्ट के अंदर है उसका नाम है BSE, जिसको हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। अब जो NSE है वो लिस्टेड नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, BSE। और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो BSE है इसने काफी ज्यादा मार्केट शेयर गेन करा है। इसी सेक्टर के अंदर जो दूसरी कंपनी है वो है CDSL। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हो या फिर बेचते हो, एक डिपॉजिटरी बीच में होती है जहां पे शेयर स्टोर होते हैं डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म के अंदर। जब आप खरीदते हो तो उसमें स्टोर हो जाते हैं, जब आप बेचते हो वहां से निकल जाता है। मतलब क्या है कि आपको एक डिपॉजिटरी तो चाहिए। कौन कौन सी हो सकती है, CDSL और NSDL। CDSL का जो मार्केट शेयर है वो NSDL से इस समय पे ज्यादा है, तो इसी वजह से हमने CDSL रखा है। और NSDL जो है वो अभी मार्केट करेक्शन में है, प्राइस डिस्कवरी फेज में है, तो कहां जाके रुकेगा अभी नहीं पता। अब देखो स्टॉक ट्रेडिंग तो हो रही है, लेकिन कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर भी काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है और यहाँ पे एक ही प्लेयर है जो कि मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। और यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इस कंपनी के पास, जो कि लीगल एडवांटेज है, उसको रेप्लिकेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। और इसका नाम है MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इसके अंदर आप कमोडिटी पे ट्रेड कर सकते हो। इंडिया की लार्जेस्ट कमोडिटी मार्केट है और काफी ज्यादा लिक्विडिटी भी होती है। अब यहाँ पर रिस्क क्या है कि ये मोनोपोली है और ये रेगुलेटेड मार्केट है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि एक और प्लेयर की एंट्री हो और उस समय पे इस स्टॉक के अंदर एक मेजर करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अभी तक हमने लार्ज कैप और मिड कैप कंपनी की डिस्कशन करी है, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कैसा पोर्टफोलियो बनाता ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी कंपनीज को डिस्कस करूंगा जो कि ग्रोथ लेकर के आ सकती हैं। कैसे? ये सारी की सारी कंपनी AI, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, इन सब के अंदर प्रॉक्सी प्ले कर रही है। एम्बर एंटरप्राइज ये करंटली हाउस होल्ड अप्लायंसेस के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन ये डेटा सेंटर में भी बढ़ चढ़ के रोल अदा कर रही है। हमारी अगली कंपनी है अपार इंडस्ट्री। ये हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर काम करती है, जिसकी जो डिमांड है वो डेटा सेंटर और कूलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा है। और अगली कंपनी है MTAR टेक्नोलॉजी। ये कंपनी भी काफी पॉपुलर है एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में अपने योगदान के लिए, तो ये भी आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। अगली कंपनी है हमारी कमिंस इंडिया, जो कि AI और डेटा सेंटर के अंदर एक बढ़ चढ़ के रोल अदा कर रही है, क्योंकि AI और डेटा सेंटर को कंसिस्टेंसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो बड़े बड़े जनरेटर चाहिए, जो कि मोट है कमिंस इंडिया का। ये कंप्रेसर में काम करती है, पंप्स में काम करती है, डीजल इंजन बनाती है और इसी के साथ साथ बड़े बड़े जनरेटर्स भी बनाती है, जो कि AI और डेटा सेंटर को काफी ज्यादा जरूरत होगी। अगली कंपनी है हमारे हिताची एनर्जी इंडिया। ये हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काम करती है, जिसकी डिमांड डेटा सेंटर जब बिल्ड होगा उस समय पे काफी ज्यादा होगी। ये सारी की सारी कंपनीज मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आप अपनी रिसर्च कर पाओ। सेकंड लेवल ऑफ रिसर्च आपको ये पता चल गया कि हाँ भाई AI और डेटा सेंटर में ये सारी की सारी कंपनी काम कर रही है। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट इन्वेस्टिंग थीसिस और इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी की। देखो जब भी हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो थीसिस क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अगर आप मोमेंटम स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे रिस्क ज्यादा होगा और रिवॉर्ड के चांसेस ज्यादा होंगे। दूसरा होगा वैल्यू इन्वेस्टिंग, जिसके अंदर आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा, लेकिन वहां पे जो रिकवरी आएगी वो थोड़ी स्लो आ सकती है। तीसरा होता है एवरग्रीन, कि भाई मैंने बाय कर लिया है, अब मैं धीरे धीरे करके SIP करता रहूंगा और मैं 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं। आज हम बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की। वैल्यू और मोमेंटम के लिए वीडियो बनाई हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले हमें अपनी इन्वेस्टिंग थीसिस को डेटा बैक करना है कि भाई पास्ट में काम करा है, नहीं करा। अगर नहीं करा तो मैं थीसिस को इंप्रूव करूंगा। अब मैं आपके लिए एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करके देखता हूं। मैंने यहाँ पे ना एक वॉच लिस्ट बनाई हुई है, जिसके अंदर मेरे पास एवरग्रीन पोर्टफोलियो है। यहाँ पर आप देखो मैंने ये सारे स्टॉक्स चूज करे हुए हैं, इनके बारे में आगे बात करूंगा, अभी इतना मैटर नहीं करता ये। अब देखो मैंने यहाँ पे 21 स्टॉक सेलेक्ट करे हुए हैं और मैं सिर्फ 5% अपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का डालने वाला हूं हर एक स्टॉक के अंदर। अब अगर मैं स्ट्रेटेजी को फ्यूचर के अंदर टेस्ट करना चाहूं कि भाई हर 3 महीने पे मेरे को रीबैलेंस करना है, कोई स्टॉक अच्छा कर रहा है तो पोजीशन बिल्ड करूंगा, कोई स्टॉक बुरा करेगा तो उसमें पोजीशन कट करूंगा, और इसके लिए मैं क्या करूंगा, बैक टेस्ट रन करूंगा।
अब अगर मेरी थीसिस सिर्फ और सिर्फ 3 साल की होती तो मेरी थीसिस ने बेंचमार्क को बीट करा है, लेकिन 3 साल का डेटा एक्चुअली इतना एक्यूरेट नहीं होता, तो इसलिए मेरे को एटलीस्ट 10 साल का डेटा चाहिए कि जो मैंने कंपनी सेलेक्ट करी है उन्होंने 10 साल में कैसा परफॉर्म करा है। तो लास्ट 10 साल के डेटा के अकॉर्डिंग जो बेंचमार्क है उसकी परफॉर्मेंस ये है और हमारी जो परफॉर्मेंस है वो ये आपको देखने को मिल रही है। अभी जो बैक टेस्टिंग परफॉर्म करी गई है उसके ऊपर ये सारे के सारे मेथड अप्लाई हुए हैं। अगर 80% भी सही है तो जो मेरी थीसिस है उसने लास्ट 10 साल में अच्छा परफॉर्म करा है, इससे मुझे एक आइडिया मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको भी अपने पोर्टफोलियो को बैक टेस्ट करना चाहिए ताकि आपको प्रोबेबिलिटी पता चले कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर आप शार्पली पे आते हो तो अभी 15 यूज कर सकते हो, इससे आपको एडिशनल 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब आपने वॉरेन बफे के वो 3 गोल्डन रूल समझ लिए हैं और उसके बेसिस के ऊपर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि कैसा पोर्टफोलियो बन सकता है। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल रिसर्च आपको जरूर करनी चाहिए इन सारी की सारी कंपनीज के ऊपर। लेकिन क्या आपको यह पता है कि ऐसी मार्केट में जहां पे कोई रिटर्न नहीं मिला हमें इंडेक्स लेवल पर, काफी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो दबा करके ग्रो कर रहे हैं, मोमेंटम में है, उसमें मोमेंटम स्ट्रेटजी आप बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको इस स्ट्रेटजी के बारे में कुछ नहीं पता, कैसे ढूंढते हैं स्टॉक्स, कैसे एग्जिट करते हैं, कैसे प्लान करते हैं, एंड टू एंड स्ट्रेटजी जानना चाहते हो, ये वीडियो देख लेना, बहुत कुछ सीखने को आपको इसके अंदर मिलेगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।